हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेस होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3 मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपये ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके ध्यान रख लेना RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी, और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की ओर। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, महिला साहित्यकार। हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी महिला साहित्यकार हुई हैं जिनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं? कौन कौन सी महिला साहित्यकार हुई हैं जिनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेखावत भाई साहब बिल्कुल, हाँ चलिए राहुल शर्मा जी बिल्कुल नमस्कार। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जो अपने पास में आती हैं वो है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर सबसे पहले जो अपने पास में आएंगी वो है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाल को, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ध्यान से सुनना इनके बारे में। हाँ, थॉर्नडाइक लकी कह रहे हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ट्रक भर भर के बधाइयां। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल ट्रक भर भर के बधाइयां देनी भी चाहिए। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के बारे में क्या क्या विशेष बातें बनती है वो अपन एक बार यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज आप ये ध्यान रख लेना, ये जो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है, इनका जन्म कहां पर हुआ या जन्म इनका कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1916 के अंदर, 1916 के अंदर, 1916 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, अब देखो आप लिंक करके पढ़ो ना तो सीधे दिमाग लगाओ। 1916 के अंदर कांग्रेस का कोई विशेष अधिवेशन हुआ था क्या? बताओ देखिए आप लोग, 1916 के अंदर कांग्रेस का कोई विशेष अधिवेशन हुआ था क्या? बिल्कुल बलराम मीणा नमस्कार, हाँ जी बिल्कुल 1916 के अंदर जन्म हुआ था। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि 1916 में कांग्रेस का कोई विशेष अधिवेशन हुआ था क्या? बताओ कौन सा हुआ था? वेरी गुड, प्रशांत राव ने ठोक करके उत्तर दिया, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की खास बात क्या थी? तुरंत बताइए, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन की खास बात क्या थी? बिल्कुल मनोज शर्मा RJ05, बहुत बढ़िया, तुरंत बताइए लखनऊ अधिवेशन की खास बात क्या थी? कोई भी बताएं, तुरंत देखें आप यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ देखता हूं यहाँ पर गठजोड़ हो गया था, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, ध्यान रख लेना, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर दिया कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना वो वापस क्या हो गए थे? वापस आपस में मिल गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर। बिल्कुल गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। क्या गजब के उत्तर आपके आए। तो इनका जन्म 1916 के अंदर कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देवगढ़। और ये देवगढ़ आपके कहां पड़ता है? तो ये देवगढ़ आपके पड़ता है राजसमंद के अंदर। बोलो देवगढ़ आपके कहां पड़ेगा? तो देवगढ़ आपके राजसमंद के अंदर पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात को यहां पर। अब देखो आप इसके बाद में ये जो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है, ये आपके 1962 से लेकर के और 1971 तक, 1962 से लेकर 1971 तक, और देवगढ़ से विधानसभा सदस्य रही।
देवगढ़ से ये आपके क्या बनी भैया, तो देवगढ़ से ये आपके विधानसभा सदस्य बनी। तो ये ध्यान रख लेना भैया, ये पॉलिटिक की नजरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पॉलिटिक की नजरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना आप लोग कि ये जो आपके और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है ये 1962 से लेकर के 1971 तक देवगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र आता है, जो आपके देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है, उस देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और ये आपके विधानसभा सदस्य रही, मतलब कि एक प्रकार से विधायक रही। मोनू जी कह रहे हैं कि सभी आदरणीय भाई बहनों को रक्षाबंधन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि अगले वर्ष ये त्योहार सभी सरकारी अध्यापक के रूप में बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर, मैं मां सरस्वती से आप सभी के लिए ऐसी कामना भी करता हूं। आगे देखते हैं, तो देखो आप इसके बाद में, तो ये तो आपके देवगढ़ विधानसभा सदस्य रही। उसके बाद में 1972 से लेकर के 6 साल तक, मतलब कि 1978 तक, बताओ 6 साल का कार्यकाल किसमें होता है भैया, अरे 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा में होता है ना, तो ये ध्यान रख लेना। फिर ये आपके क्या रही, तो ये आपके राज्यसभा सदस्य भी रही हैं। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इनकी इतनी बातें कर रहा हूं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इनकी बातें कर रहा हूं इतनी, ये ध्यान रख लेना आप यहां पर, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखो आप यहां पर 1978 के अंदर जब ये राज्यसभा सदस्य थी तो इनको कहां भेजा गया, तो इनको भेजा गया था भैया सीधे न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है, ठीक है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है, अमेरिका के अंदर पड़ता है। और न्यूयॉर्क के अंदर यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन चल रहा था जिसका नाम था निरस्त्रीकरण सम्मेलन। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के अंदर और भारत का प्रतिनिधित्व किया, निरस्त्रीकरण सम्मेलन के अंदर और भारत का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि महिलाओं की बात है भैया, कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछ सकता है। और आप लोगों को लगता है कि नहीं सर इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई साहब राजस्थान पुलिस के पेपर में है ना, राजस्थान पुलिस के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी कौन सा खेल खेला करते थे, मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी कौन सा खेल खेला करते थे, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए साहब, गुरुजी मैं ऐसा ही बनूंगा तो आपकी गाड़ी को कभी कोई रोक नहीं पाएगा। वेरी गुड भाई, जय महाकाल, क्या गजब बात कही है। बोले गुरुजी जब मैं ऐसा ही बनूंगा तो आपकी गाड़ी को कभी नहीं रोकने दूंगा किसी को भी, ठीक है ना। हाँ, और केवल मैं ही रोकूंगा भैया। अरे वो तो सब समय बताएगा भाई साहब। बोले गुरुजी बहुत गोलियां दी थी आपने, और बोले अब चालान भर के जाओ, ठीक है ना। चालान भी लोगे, ऊपर से कुछ और भी लोगे तुम, ठीक है ना, मुझे पता है भैया। चलिए, राजस्थानी को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने की मांग की, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ये बताओ पहले आप। अरे ये जो मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई, छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात तो इनको रानी कहा जाता है, देवगढ़ ठिकाने से संबंधित है ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। और ये जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है 1916 के अंदर देवगढ़ राजसमंद में इनका जन्म हुआ। सबसे पहले 1962 से लेकर 71 तक ये देवगढ़ से विधानसभा सदस्य रही। उसके बाद में 71 के बाद 72 से 78 तक और ये राज्यसभा सदस्य रही। जब ये राज्यसभा सदस्य थी तो इनको 1978 के अंदर न्यूयॉर्क भेजा गया। वहां पर यूएनओ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित हो रहा था। उस सम्मेलन के अंदर और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फटाफट से इसको आप क्लियर करो, तुरंत फटाफट से क्लियर कीजिएगा आप इसको, और दबा करके एक बार शेयर कर दो क्लास को तुरंत। हाँ, तुरंत दबा करके क्लास को शेयर करो। देखो यहां पर मैं देख रहा हूं किस किस ने शेयर कर दिया, किस किस ने नहीं किया भैया। हाँ, क्या बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। इसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को कौन कौन से पुरस्कार मिले। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है भैया। और आप लोगों को मैं केवल बता दूं कि इनको 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब ये बधाइयां थोड़ा सा तुम रोक दो और केवल पढ़ने की बातें कर लो, ठीक है ना। आई बात समझ में। हाँ, जैसे शेखावत भाई साहब कह रही है ना, मैं टीचर बनी तो आपके बच्चों को फ्री पढ़ा दूंगी। सरकार ने ऑलरेडी सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत बेहतरीन फ्री
कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर एक अलग बात है कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर आएं और बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दें, तब जाकर के फिर भी काम हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, रमकुड़ी झमकुड़ी गुरुजी हाय अलग कर लो वरना पटवारन बन गिर, 2 गज जमीन भी नसीब ना होने दूंगी। और भाई साहब देखो, आज तो धमकियां चल रही है, आज प्रोत्साहन चल रहे हैं। अब ये रमकुड़ी झमकुड़ी कह रही है, बोले गुरुजी बोले हाय अल्लाह कर लो, नहीं तो ध्यान रख लेना 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने दूंगी। हाँ, बना देना भैया, हमको भी तुम बहादुर शाह जफर बना देना, रंगून चले जाएंगे, वही रंगून जेल के अंदर मामला खत्म हो लेगा, फिर मेरी और जो भी समाधि हो उस पर लिखवा देना, यह वो बदनसीब था जिसे अपने देश में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। हाँ, तो देखो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को जो पुरस्कार मिलते हैं, एक तो 1979 के अंदर एक पुरस्कार मिलता है इनको, 1984 के अंदर, कौन सा 1984 के अंदर, और एक पुरस्कार जो इनको मिलता है वो आपके मिलता है 2012 के अंदर। केवल ये 3 पुरस्कार आप विशेषकर ध्यान रख लेना, केवल 3 पुरस्कार। सबसे पहले देखो 1984 के अंदर आपको जो पुरस्कार दिया गया वो कौन सा था, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है ना। और हमारे राजस्थान के अंदर 2012 के अंदर सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया वो आपके कौन सा हो जाएगा, राजस्थान रत्न पुरस्कार। इनको प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि आपके विजयदान देथा को भी मिला, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। चलिए साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो ये दोनों पुरस्कार तो वैसे ही याद हो जाएंगे ना अपने को भाई। एक तो पद्मश्री पुरस्कार 1984 के अंदर दिया गया और एक राजस्थान रत्न पुरस्कार जो कि 2012 के अंदर दिया गया। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो आपके 1979 के अंदर दिया गया, जिसको कहते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बोलो कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो ये ध्यान रख लेना, इसको कहा जाता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया था, ये भारत और रूस का कंबाइंड हो गया मामला, भारत और रूस का ध्यान रख लेना, कंबाइंड मामला हो गया। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया था, ये पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने रूसी कथाओं का गजबन के नाम से, ठीक है ना, हाँ ये वो तुम्हारी वो वाली गजबन नहीं है, ध्यान रखना। इन्होंने रूसी कथाओं का और गजबन के नाम से राजस्थानी में अनुवाद किया था, गजबन के नाम से राजस्थानी में अनुवाद किया था। ये आप जरूर ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, जरूर याद रख लेना। इसको मैं स्पेशली हाईलाइट करूंगा भैया, ये जो गजबन है ना, ये गजबन जरूर याद रख लेना। आपसे सीधा सीधा परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछेगा, सीधा सीधा परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछेगा कि ये जो गजबन है, ये गजबन किसकी रचना है, तो ये गजबन आपके लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना है। और भाई साहब आरएस वालों, मेंस के अंदर केवल इतना सा लिख के दे देगा कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, और फिर उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और लिखोगे तो तब जब याद होगा। और ध्यान रख लेना, आरएस के अंदर कल्चर और हिस्ट्री में से ज्यादातर क्वेश्चन कल्चर के ही पूछे जाते हैं, कल्चर के ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहादुर मीणा, बिल्कुल नमस्कार, ठीक है। तो देखो यहां पर आप लोग, रूसी कथाओं का जो राजस्थानी में अनुवाद किया वो किस नाम से किया, तो वो गजबन के नाम से किया। और ये जो गजबन है, ये गजबन किसकी रचना हो जाएगी, तो ये लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो फटाफट इन पुरस्कारों को भी क्लियर कर लो भैया, तुरंत पुरस्कारों को क्लियर करो, फिर देखो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलिए, इसके बाद में आपके जो मामला आता है वो निकल करके आता है आपके लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचनाएं। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उन पर अपन फोकस करते हैं थोड़ा सा कि लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने कौन कौन सी किताबें लिखी है। सबसे पहले तो मैं वो नाम बता देता हूं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो वो आप जरूर ध्यान रख लेना। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, इनके बारे में एक पूछ लेता है मंझली रात, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है मंझली रात। आई बात समझ में।
जरूर याद रख लेना, मंजली रात। जिसको जो आता है ना फटाफट से वो यहां पर लिख करके बता दो भैया, तुरंत बता दो, मैं तो सारे बताऊंगा ही बताऊंगा। नंबर 2, इनकी रचना का नाम है मूमल। नंबर 3 आ जाएगी आपके बागो भारमली। बहुत गजब की कहानी है भैया ये बागो भारमली, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 4 पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात, आ गई बात समझ में? कौन सी रचना हो गई भैया? तो ये ध्यान रख लेना, पाबूजीरी बात। इसके बाद में इनकी रचना आती है, बोले शाबाश शाबाश मारी जू। कौन सी रचना आएगी? बोले शाबाश मारी जू। आई बात समझ में? तो ये भी आपके लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना है। कौन सी? शाबाश मारी जू। आई बात समझ में? इसके बाद में देखो आप अमोलक बाता। इसके बाद में इनकी एक रचना आ जाती है जिसका नाम है अमोलक बाता, ठीक है। ऐसे ही देखो इनकी एक रचना, ये तो पाबूजी हो गए लोक देवता, ये पाबूजी हैं। एक डूंगजी जवार जी, एक लोक देवता और आ जाएंगे, डूंगजी जवार जीरी बात। डूंगजी जवार जीरी बात, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। डूंगजी जवार जीरी बात भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, टाबरारी बाता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तर यहां पर आपने दिए। टाबरारी बाता, बात तो बहुत ज्यादा करती है ना भाई, महिला है तो बातें तो करेगी करेगी। तो लो साहब आप यहां पर टाबरारी बाता, भाई महिला है तो बात तो करेगी करेगी, टाबरारी बाता लो भैया आप लोग यहां पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको यहां पर। फिर देखो शांति के लिए संघर्ष, एक इनकी रचना का नाम आ जाएगा शांति के लिए संघर्ष। शांति के लिए संघर्ष, बिल्कुल बिल्कुल। और एक इनकी जो विशेष रचना है, देखता हूं यहां पर और किस किस ने उत्तर दिए भैया। यहां पर ऊंचा गड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपने यहां पर दिया, बहुत बढ़िया। ऊंचा गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये ध्यान रख लेना, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये भी इन्हीं की रचना है। और एक इन्होंने लिखा है बगड़ावत लोक काव्य, बगड़ावत लोक काव्य, ये भी आपके लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की ही रचना है। लो भाई साहब, इन सभी रचनाओं को आपको याद करना पड़ेगा। अब किस किस के अंदर बात करिए वो देखो, पाबूजीरी बात, फिर देखो अमोलक बाता, डूंगजी जवारजीरी बात, टाबरारी बाता, ठीक है ना। 4 तो बातें ही हैं, टाबरों की बातें, ठीक है ना, टाबरों की बातें, और किसकी बात? अमोलक बातें, और किसकी? डूंगजी जवारजी की बातें, और किसकी? पाबूजी की बातें। 4 तो यही हो गई। अब बातें ज्यादा करोगे तो शांति की आवश्यकता है ना, शांति के लिए संघर्ष, शांति के लिए संघर्ष। फिर शाबाश मारी जू, शाबाश मारी जू, तो 6 रचनाएं तो यूं ही याद हो गई। फिर इसके अलावा मूमल, मूमल के अलावा मंजली रात, मूमल और मंजली रात, ये ध्यान रख लेना। और इधर बगड़ावत लोक काव्य, आराम से याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? सुन लो आप, 3 तो लोक देवताओं की, 3 तो लोक देवताओं की, बगड़ावत लोक काव्य, पाबूजीरी बात और डूंगजी जवारजीरी बात, काम खत्म। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। नरेश बाबू जी बिल्कुल नमस्कार, तीनों याद हो जाएगी आपको। फिर इसके बाद में 2 बातें और है, अमोलक बाता और टाबरारी बाता, और फिर सबास मारी जू, फिर आपके मूमल आ जाएगी, मूमल के अलावा मजली रात आएगी, और एक बागा भारमली, और बचा क्या? बचा क्या आपके? शांति के लिए संघर्ष और गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आप लोग तुरंत बता दो, इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या? अरे आपको कोई दिक्कत है तो हुंकारो देसा, हुंकारो दोसा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हुंकारो दोसा, हुंकारो मतलब ध्यान रख लेना, ये भी किसकी रचना है? ये भी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना है। बिल्कुल बिल्कुल, हुंकारो दोसा, हुंकारो दोसा भी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना है। चलिए साहब, तो ये आपके लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का मामला यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। अगर रक्षाबंधन के दिन भी आप लोग इतने विद्यार्थी अगर ये देख रहे हैं क्लास को, तो ये तो भैया बहुत ही गौरव का विषय है, ये तो बहुत गौरव का विषय भाई, बहुत जोरदार आप लोगों का सहयोग यहां पर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में एनी डाउट? हाँ चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। चलिए इसके बाद में अपने पास में और अपने राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट
और साहित्यकार भी कह सकता हूं और भक्त महिला भी कह सकता हूं, संत मीराबाई। क्या नाम आ जाएगा? संत मीराबाई। संत मीराबाई के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। केपी आचार्य, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद केपी आचार्य जी। सर जी सहयोग आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आगे बात करें अपन यहाँ पर। अब अपने सामने मीराबाई की बातें आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और जीवन समाप्त कब हुआ? 1546 के अंदर इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मीराबाई देखो संत एवं संप्रदाय की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख व्यक्तित्व की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के अंदर रीट लेवल 1 वाले ले लो, चाहे रीट लेवल 2 वाले ले लो, चाहे पटवार वाले ले लो, चाहे एसआई वाले ले लो, चाहे आरएस वाले ले लो, चाहे ग्राम सेवक वाले ले लो, सभी के सिलेबस में एक बात है, प्रमुख व्यक्तित्व। और जहां प्रमुख व्यक्तित्व आ गया ना, वहां तो भैया बेड़ा अपरंपार है, कोई भी व्यक्तित्व परीक्षा में आ सकता है। तो क्यों ना अब जब मीराबाई की बात आई गई तो अपन अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर क्या ही दिक्कत है अपने को। तो लो भैया, संत मीराबाई के बारे में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। संत मीराबाई का सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। इसके बाद में अपने को इनका जन्म स्थान पता होना चाहिए। जन्म स्थान के बाद में अपने को पता होना चाहिए इनके पिता का क्या नाम था। जिसको उत्तर आता है वो देते जाना भैया, कहीं ना कहीं मीराबाई का प्रश्न परीक्षा में आ ही जाता है। माता का क्या नाम था, ध्यान रख लेना। फिर आपसे पूछेगा इनके गुरु का क्या नाम था। गुरु के बाद में आपसे पूछेगा कि इनके और पति का क्या नाम था। तो ये सारी बातें आप उत्तर दे दे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया, ये ध्यान रख लेना। अब गुरु में भी देखो आप लोग, आपसे यहां पर पूछ लेगा प्रारंभिक गुरु कौन थे, मतलब बचपन के गुरु कौन थे। लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रारंभिक गुरु कौन थे। फिर पूछ लेगा यहां पर आपसे आध्यात्मिक गुरु कौन थे, कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। और एक आपसे पूछ लेगा यहीं पर, विशेषकर ध्यान रख लेना, मीराबाई के पति का क्या नाम था। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिए। राम स्वरूप जी बिल्कुल नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों ने उत्तर दिया कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। वेरी गुड भाई, डन। दूसरे नंबर पर आता है मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था। तो मीराबाई का जन्म हुआ था भैया कुड़की गांव पाली। बोलो कहां पर हुआ था। तो मीराबाई का जन्म हुआ था आपके कुड़की गांव पाली। ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, कुड़की गांव पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था। अच्छा पहले बचपन का नाम नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पर, ये भी तो पूछेगा भैया, ध्यान से सुनना इधर, कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। फिर इसके बाद में ले लेंगे अपन इनके पिता का नाम क्या था। तो सबसे पहले अपने को बचपन का नाम पता होना चाहिए। इनके बचपन का नाम था पेमल। बोलो क्या नाम, पेमल। और ध्यान रख लेना एक नाम और मिलता है कस्बूबाई, इनका एक नाम और मिलता है कस्बूबाई। तो पेमल और कस्बूबाई दोनों ही किसके नाम हैं, दोनों ही मीराबाई के नाम हैं। लेकिन जो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है ना, वो आपके पेमल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पेमल पूछा जाता है। फिर इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह इनके पिता का नाम था। कुछ लोग क्या उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, और रतन सिंह की जगह पता है क्या कर देते हैं, वो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, रतन सिंह पति का नाम बता देते हैं। कंफ्यूजन में ऐसी हो ही जाती है, ये ध्यान रख लेना। ये रतन सिंह थे जो कि आपके बाजोली जागीर के जागीरदार थे। एक जागीर थी आपके नागौर की साइड में, बाजोली जागीर, उसके ये क्या थे, जागीरदार थे। ये बाजोली जागीर के जागीरदार थे, ये जरूर ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखो इनकी माता का नाम था वीर कुंवरी। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी माता का नाम वीर कुंवरी था। इनके जो प्रारंभिक गुरु थे अगर बता दो तो मजा आ जाए। मनोज शर्मा ने तो भैया झंडे गाड़ दिए, मनोज शर्मा ने तो झंडे गाड़ दिए भाई साहब। प्रारंभिक गुरु का नाम था पंडित गजाधर। बोलो क्या नाम हो जाएगा, इनके प्रारंभिक गुरु का नाम था पंडित गजाधर। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु, तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास। बोलो कौन थे, इनके आध्यात्मिक गुरु संत रैदास थे। और संत रैदास जी की
छतरी कहां पर है? तो संत रैदास जी की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। बोलो कहां पर है? संत रैदास जी की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला। और पति का नाम था भोजराज। पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था भोजराज। और ये जो भोजराज है ना, ये भोजराज किसके पुत्र थे? तो भाई साहब ये राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है ना, ये राणा सांगा के पुत्र थे। बिल्कुल बिल्कुल यहां पर तो ये किसके पुत्र हो जाएंगे? ये आपके राणा सांगा के पुत्र हो जाएंगे। लीजिए, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि ये जो भोजराज थे ये आपके राणा सांगा के पुत्र थे। एक एक बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, दिमाग में सेट कर लेना भैया। सबसे पहले 1498 में जन्म, कुड़की गांव पाली में। बचपन का नाम पेमल, पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कुंवरी। और ध्यान रखना, प्रारंभिक गुरु पंडित गजाधर, आध्यात्मिक गुरु संत रैदास। और एक अंतिम बात, इनके पति का नाम था भोजराज। फटाफट से क्लियर करो, तुरंत यहां पर फटाफट से क्लियर करना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरा जीवन एक सिस्टम में लेकर के चलेंगे अपन, पूरा जीवन एक सिस्टम में लेकर के चलेंगे। कितने पॉइंट आएंगे? टोटल 5 पॉइंट आएंगे मीराबाई के जीवन के। 5 जगह आपको चलना है भैया। सर पटवार एग्जाम तक सिलेबस पूरा करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा, डोंट वरी। चाहे मेरे को और ज्यादा से ज्यादा क्लासें लेनी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए साहब, अब देखो आप, अब इनके बारे में विशेष बातें। सबसे पहले इनका पॉइंट अपन शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यहीं से शुरू करते हैं भैया। ये जो स्थान आप देख रहे हो ना, इस स्थान का नाम है कुड़की गांव पाली। क्या नाम है भैया? तो इस स्थान का नाम है कुड़की गांव पाली। यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। और ये जो कुड़की गांव पाली है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये जो कुड़की गांव पाली है, इस कुड़की गांव पाली के अंदर 1498 में, कब की बात है? 1498 में मीराबाई का क्या होता है? जन्म होता है। रतन सिंह और वीर कुंवरी की पुत्री मीराबाई का जन्म होता है 1498 के अंदर कुड़की गांव पाली में। कुड़की गांव पाली में, समझ गए? अब यहां से भैया आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक स्टॉपेज यहां पर आएगा। ठीक है, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक स्टॉपेज आपके यहां आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगा आपके? ये मेड़ता नागौर है। ये आप कहां पहुंच गए भैया? तो ये आप पहुंच गए भैया मेड़ता नागौर। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मीराबाई के जन्म के बाद में, मीराबाई के जन्म के बाद में इनकी माता वीर कुंवरी का देहांत हो गया था। ठीक है ना, इनकी माता वीर कुंवरी का देहांत हो गया भैया। ईश्वर ने बुला लिया उन्हें अपने पास में, ये ध्यान रख लेना, ईश्वर ने और उन्हें अपने पास में बुला लिया। तो फिर जो मीराबाई थी वो कुड़की गांव से सीधे कहां आ गई? वो आपके मेड़ता नागौर के अंदर आ गई। मेड़ता नागौर के अंदर आ गई। और इसी मेड़ता नागौर के अंदर राव दूदा, जो कि मीराबाई के क्या लगते थे? दादा। जो कि रिश्ते में मीराबाई के क्या लगते थे? दादा। तो राव दूदा द्वारा और मीराबाई का क्या किया गया? तो राव दूदा द्वारा मीराबाई का पालन पोषण किया गया। तो भाई साहब, जन्म तो कहां पर हुआ था? अरे भैया, जन्म तो कहां पर हुआ था? जन्म तो हुआ था कुड़की गांव पाली, लेकिन पालन पोषण कहां हुआ था? पालन पोषण मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था। और ये ध्यान रख लेना, दूसरी बात, यहीं पर इनके गुरु, मतलब कि बचपन में जो इनके गुरु बने उनका नाम था पंडित गजाधर। यहीं पर इनके जो गुरु बने उनका नाम था पंडित गजाधर, जो कि मीराबाई के बचपन के गुरु थे। मीराबाई के बचपन के गुरु थे, ध्यान रख लेना। अब राव दूदा का नाम सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे राव दूदा का नाम आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? सुना होगा मेरे हिसाब से तो आपने। तो ये जो राव दूदा हैं, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर में इनका प्रश्न आया। असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर में इनका प्रश्न आया कि ये जो राव दूदा हैं इनको क्या कहा जाता है? मेड़तिया शाखा का संस्थापक। भाई साहब, ये नोट कर लेना आप लोग कि मेड़तिया शाखा का संस्थापक किसे कहा जाता है? होने को तो ये भी राठौड़ी है, लेकिन राठौड़ों की एक ब्रांच मेड़ता आ गई थी। राठौड़ों की एक ब्रांच मेड़ता आ गई थी और वहीं मेड़ता के अंदर राठौड़ों ने मेड़तिया शाखा की स्थापना कर दी। और मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो मेड़तिया शाखा के संस्थापक आपके राव दूदा थे, जिन्होंने मेड़ता के अंदर ही एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया भाई? बता दो तो मजा ही आ जाए। कौन सा मंदिर बनवाया? चार भुजा नाथ का मंदिर बनवाया। बताओ कौन सा मंदिर बनवाया भैया? तो इनके लिए चार भुजा नाथ का मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, तो नागौर के अंदर, मेड़ता के अंदर चार भुजा नाथ का मंदिर किसने बनवाया? हाँ जी,
चलिए साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब मेड़ता के बाद में इनको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चलेंगे तो इनका विवाह कर देते हैं भैया 1516 के अंदर, 1516 के अंदर इनका विवाह कर देते हैं। और इनका विवाह कहां पर किया जाएगा? चित्तौड़गढ़। चलो भैया, चलो चित्तौड़गढ़, बोलो कहां चलना है अपने को? तो चित्तौड़गढ़ अपन चलते हैं। और चित्तौड़गढ़ के अंदर और मीराबाई का विवाह किसके साथ में कर दिया गया? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके मीराबाई का विवाह और कर दिया गया आप किसके साथ में? भोजराज के साथ में। महाराणा सांगा के जो पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, उन भोजराज का विवाह और मीराबाई के साथ में हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो भोजराज हैं, इन भोजराज की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इनकी असामयिक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ तो ऐसा कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी खानवा के युद्ध में लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो गए भैया। जब भोजराज की जब मृत्यु हो गई, तो भोजराज की मृत्यु के बाद में और जो मीराबाई के जो देवर थे, जो महाराणा बने, जिनका नाम था विक्रमादित्य, उन विक्रमादित्य द्वारा और मीराबाई को क्या दिए गए? कष्ट दिए गए। ध्यान रख लेना, विक्रमादित्य द्वारा और मीराबाई को कष्ट दिए गए। ये जरूर आप ध्यान रखना भैया मेरी बात, ठीक है ना? हाँ, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। विक्रमादित्य देवर था ना, तो देवर ने, आप लोग बचपन में सुनते नहीं थे क्या कि जहर का प्याला भेजा, एक नाग भेजा, लेकिन भगवान की कृपा से सब उत्तम हो गया भैया। और अपने तो एक मीराबाई का जोरदार भजन भी आता है, उसके अंदर भी बताया गया है ना, उसके अंदर बताया गया है, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मामा गम गसा नि सा धनी मा मामा, मामा गम गसा नि सा धनी मा मामा, मामा गम गसा नि सा धनी मा मामा। लोग कहे मीरा बहिरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की प्यासी रे, चरण कमल की प्यासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मामा गम ग सनी सा धनी मामा मा, मामा गम ग सनी सा धनी मामा मा। मजा आ गया? बढ़िया। तो मीराबाई का भजन था, तो मैंने आपको सुनाई दिया। तो भैया विक्रमादित्य द्वारा कष्ट दिए गए कि जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, राणा जी ने जहर का प्याला भेजा, और पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, मीरा उसको भी पी करके हंसने लगी, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण की कृपा से अमृत बन चुका था। आई बात समझ में? और ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है? तो और वो अमृत बन चुका था, उसको आनंद से मीराबाई ने पी लिया। चलिए तो देखो इसके बाद में अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके बना हुआ है मीराबाई का मंदिर। बोलो क्या बना हुआ है भैया? इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। बाई नहीं मिलेगा, उसमें लिखा हुआ मीरा का मंदिर बना है। बोलो क्या बना हुआ है भैया? मीरा का मंदिर बना हुआ है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि मीरा का और मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बना है। जब आप कभी वो पढ़ेंगे ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कुंभश्याम मंदिर। उसी कुंभश्याम मंदिर के एक कोने के अंदर छोटा सा एक मंदिर है, जिसमें मीराबाई और बैठ करके पूजा किया करती थी, जिसको मीरा का मंदिर कहा गया। ठीक है? हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या आवाज है जबरदस्त। सवाई भाट को, अरे भाई साहब सवाई भाट को कहाँ फेल कर दिया, तुम भी मजे ही लेते हो हैं। सवाई भाट तो भैया बहुत जोरदार आदमी है भाई, ठीक है ना? सवाई भाट तो भैया सवाई भाट ही है। हाँ, मिष्टी जी कह रही है
आना जोधपुर साथ में गाएंगे, बिल्कुल जरूर जरूर मिष्टी कछवा जी, आगे आ जाओ। अब चित्तौड़गढ़ से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ से। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर मीराबाई के गुरु कौन बन गए थे, तो यहां पर मीराबाई के गुरु बने संत रैदास। यहां पर मीराबाई के गुरु कौन बने भैया, तो यहां पर मीराबाई के गुरु बने संत रैदास। इसके बाद में मीराबाई चित्तौड़गढ़ से और सीधे कहां चली जाती है, तो चित्तौड़गढ़ से सीधे चली गई वृंदावन, ठीक है ना, कहां चली गई, वृंदावन चली गई भैया, वृंदावन चली गई। और ये वृंदावन यूपी में पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, वृंदावन यूपी में पड़ता है। किसकी प्रेरणा से वृंदावन चली गई थी, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन काम के बहुत हैं। तुलसीदास जी की प्रेरणा से, बोलो किसकी प्रेरणा से, तुलसीदास जी की प्रेरणा से। और मीराबाई कहां चली गई, तुलसीदास जी की प्रेरणा से मीराबाई सीधे वृंदावन चली जाती है। आई बात समझ में। और वृंदावन कौन नहीं जाना चाहता, बताओ आप में से कौन वृंदावन नहीं जाना चाहता, फटाफट से बताइए, देखता हूं, देखें यहां पर कौन कौन कह रहा है कि सर मैं तो वृंदावन नहीं जाना चाहता। तुरंत बताओ, देखें आप में से कौन कौन वृंदावन नहीं जाना चाहता, फटाफट से बताइए। देखें सब जाना चाहते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हम सर वृंदावन जाना चाहते हैं। अरे वृंदावन तो सभी जाना चाहते हैं, हाँ, और वो भजन भी तो आता है, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मोहे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो देखो ये वृंदावन चली गई, और वृंदावन में जाकर के अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना। वृंदावन में जाकर के सबसे पहले भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके, भगवान कृष्ण को पति मानकर, कृष्ण को पति मानकर माधुर्य भाव से, ये भाव भी आपको याद रखना पड़ेगा भैया, भगवान कृष्ण को पति मानकर माधुर्य भाव से, और किसकी भक्ति करी, कृष्ण भक्ति करी भैया, भगवान कृष्ण की भक्ति करी, माधुर्य भाव से कृष्ण भक्ति की। मीराबाई ने वृंदावन के अंदर भक्ति करी, सबसे पहली बात तो आप ये देखो। दूसरे नंबर पर आप यहां पर देखना, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, यहीं पर रह करके इन्होंने एक संप्रदाय भी चला दिया। कौन सा संप्रदाय चलाया, दास दासी संप्रदाय चलाया। बताओ कौन सा संप्रदाय, तो इन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया। तो दास दासी संप्रदाय चलाने वाली कौन, तो दास दासी संप्रदाय चलाने वाली मीराबाई। और यहां वृंदावन के अंदर जो मीराबाई के गुरु बने ना, उन गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था रूप गोस्वामी। तीसरे गुरु हैं ये तीसरे गुरु हो गए मीराबाई के, रूप गोस्वामी। जरूर याद रख लेना आप मेरी बात को यहां पर, हाँ जी जरूर याद रख लेना आप मेरी बात को यहां पर, ठीक है। समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। इसके बाद में देखो यहां से मीराबाई रवाना हो गई भैया, इसके बाद में यहां से भी मीराबाई रवाना हो गई, और रवाना होकर के अगला स्टॉपेज क्या आएगा वो अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहां से मीराबाई रवाना होकर के और सीधे पहुंची द्वारिका। बोलो कहां पहुंच गई, द्वारिका। और ये द्वारिका कहां पड़ता है, ये द्वारिका आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। बोलो द्वारिका आपके कहां पड़ता है, हाँ सर जी इसका पिछले जन्म में कृष्ण भगवान के दोस्त के साथ विवाह हुआ था। अब ये देखो पिछला जन्म तो मुझे नहीं पता, पिछला जन्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 1946 के अंदर फाइनली 1546 में वहां द्वारिका के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़ मंदिर। द्वारिका के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, रणछोड़ मंदिर। इस रणछोड़ मंदिर में ऐसा कहते हैं कि नृत्य करते हुए, ऐसा कहा जाता है भैया कि नृत्य करते हुए और कृष्ण प्रतिमा में समा गई, नृत्य करते हुए कृष्ण प्रतिमा में समा गई। ये ध्यान रख लेना। तो भक्ति तो गजब लाजवाब ही करी भैया, समा गई, ये ध्यान रख लेना। या तो भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा रही है या अपने मीराबाई रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल लवीशा जी आपका स्वागत। चलिए तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरा जीवन बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा जीवन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा जो मैंने आपको पूरा जीवन यहाँ पर बताया। हाँ जी सर मैं लेट हूँ इसलिए आप मेरा, अच्छा लवीशा जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ 1946 आप लोग बताओ समझ में आई क्या पूरी बात यहाँ पर।
कोई दिक्कत आप लोगों को? अरे भाई साहब, एक चार्ट में पूरा जीवन बता दिया, अब तुम उसको चाहे कितना ही उलझा लो तुम इस पूरी चीजों को, ठीक है ना। मैंने आपको एक सिंपल करके थोड़ा सा यहां पर बता दिया। आप आरएस मेंस पढ़ा दो ना प्लीज। विष्णु नोगिया ये सब आरएस मेंस में, बस वहां लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब मेंस में तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखो आप फटाफट से थोड़ा सा आप सभी का ध्यान में मेरी तरफ चाहता हूं भैया। शुरुआत अपन ने करी थी कहां से? कुड़की गांव पाली से, नंबर 1। फिर मेड़ता नागौर। कुड़की गांव पाली में जन्म हुआ था 1498। मेड़ता नागौर में पालन पोषण राव दूधा ने किया था, यहां पर गुरु बने गजाधर। फिर इसके बाद में नंबर 3 विवाह हो गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। विवाह हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर, ध्यान रख लेना आप लोग, चित्तौड़गढ़ में भोजराज से विवाह हुआ, वहीं पर मीरा मंदिर स्थापित है तुलसीदास जी की प्रेरणा से। और मीराबाई कहां चली गई? तुलसीदास जी की प्रेरणा से मीराबाई वृंदावन की तरफ चली गई, वहां पर कृष्ण की भक्ति करी अपना पति मान करके, ठीक है ना। और ये ध्यान रख लेना दास दासी संप्रदाय भी चलाया, और इनके गुरु रूप स्वामी यहां पर बने। और नंबर 5 पर सीधे द्वारिका, जहां पर मीराबाई और भगवान कृष्ण की प्रतिमा में समा गई। एक यहां पर एक ने बोला है कि सर मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो आप या तो लेट ज्वाइन किया है आपने, इसलिए आपको बचपन का नाम नहीं पता, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगर आपको लग रहा है भाई इतना बढ़िया आप लोगों को मैंने समझाया और उसके बावजूद भी आप देख लो आप में से कितने लोगों ने लाइक किया, ये नोटिस करो तुम लोग, ठीक है। लाइक और शेयर का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारे से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, वेरी गुड, ये बात क्लियर। अब आ जाओ आप। अच्छा एक बात तो और करूंगा मैं, चलो मैं बाद में ही करूंगा वो वाली बात, पहले मैं अपने आगे की बात करता हूं। अब यहां तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में भी, और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे, समझ गए यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।